जय हिंद दोस्तों आपको याद होगा कि हमारा जो लास्ट वीडियो था वो आधुनिक इतिहास का एक टॉपिक था जिसका नाम था अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना। और अंग्रेजी साम्राज्य की उस स्थापना में हमने देखा था कि कैसे अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में युद्ध हुए और उन युद्धों के द्वारा अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों के सारे क्षेत्र छीन लिए। और उसके बाद फिर प्लासी और बक्सर के युद्ध हुए जिसमें अंग्रेजों ने बंगाल पर अधिकार कर लिया। अब अंग्रेज नंबर लगाने वाले थे मैसूर का, यानी कि अब अंग्रेज़ों की नज़र मैसूर पे थी। और अब हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं अंग्रेजी साम्राज्य के टॉपिक के तहत और अगला भाग, जिसमें हम देखते हैं कि कैसे अंग्रेज़ों ने मैसूर को अपने नियंत्रण में ले लिया। और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि कैसे मैसूर को कब्जा करने के बाद या मैसूर पर अधिकार करने के बाद अंग्रेज मराठों पर अधिकार करेंगे या पूरे मराठा क्षेत्र पर अधिकार कर लेंगे और मराठों को वो हरा देंगे। तो आज के इस वीडियो में हम शुरू करेंगे अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना के तहत आंग्ल मैसूर युद्ध, यानी कि मैसूर पर अंग्रेजों का अधिकार कैसे हुआ, ये देखने वाले हैं हम इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो अंग्रेजों के द्वारा मैसूर पर अधिकार करने के लिए सबसे पहले पहला आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया। तो हम प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध करेंगे सबसे पहले कि पहला आंग्ल मैसूर युद्ध कैसे और किन किन के बीच लड़ा गया। तो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध देखना है आपको। टाइम पीरियड है इसका 1767 से लेकर 1769 तक। अब देखो आप थोड़ा सा पहला आंग्ल मैसूर युद्ध करने से पहले थोड़ा सा हम ये जान लेते हैं कि आखिर मैसूर के बारे में, कि मैसूर कैसा राज्य है और मैसूर की जो रियासत हुआ करती थी उसका थोड़ा सा इतिहास क्या है। तो आपको याद होगा कि अगर आपने कभी विजयनगर साम्राज्य के बारे में सुना है तो विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत आता था मैसूर और पूरा का पूरा कर्नाटक का क्षेत्र। वहाँ पर जब तालीकोटा का युद्ध हुआ उसके बाद धीरे धीरे जो विजयनगर साम्राज्य था वो ख़त्म हो गया और विजयनगर साम्राज्य के स्थान पर मैसूर में वोडियार वंश की स्थापना हुई, या ऐसे कह सकते हैं आप कि विजयनगर साम्राज्य जहाँ पर था वहाँ वोडियार वंश आया। और फिर वोडियार वंश में एक राजा थे जिनका नाम था चिक्का कृष्ण देवराज, और चिक्का कृष्ण देवराज के अंतर्गत दो मंत्री हुआ करते थे, एक का नाम था नंजाराज और एक का नाम था देवराज। नंजाराज जो था वो नंजाराज जो व्यक्ति था उसकी एक छोटी सी टुकड़ी थी, सेना की टुकड़ी। उस सेना की टुकड़ी में एक सैनिक भर्ती हुआ जिसका नाम था हैदर अली। हैदर अली ने अपनी योग्यता के बल पर धीरे धीरे सेना में सर्वोच्च पद हासिल कर लिया, यानी कि वो सेनापति बन गया। और कुछ टाइम बाद मतलब लगभग 1761 आते आते वो मैसूर का राजा बन बैठा। तो इस तरीके से हैदर अली का उदय हुआ। तो अब हम हैदर अली के द्वारा जो अंग्रेजों के साथ जो युद्ध होंगे वो देखेंगे सबसे पहले। तो ये छोटा सा संक्षिप्त सा इतिहास था हैदर अली के द्वारा मैसूर पर अधिकार करने का, या मैसूर के बारे में। हमारा जो उद्देश्य है वो क्या है, वो है अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना कैसे होनी है। और अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना में सबसे पहले आपने अंग्रेज और फ्रांसीसियों का युद्ध देखा था, उसके बाद आपने फिर प्लासी और बक्सर देखे थे, और उसके बाद आप पहला आंग्ल मैसूर युद्ध देख रहे हैं। और जैसे मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल वो सारी चीज़ें क्रम से हैं, है ना, कि सबसे पहले ये हुआ फिर ये। तो अब पहला आंग्ल मैसूर युद्ध होगा। आपको याद तो है ही कि बक्सर के युद्ध के बाद आप देखो बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में और अब पहला आंग्ल मैसूर युद्ध होगा 1767 में। इस युद्ध में अंग्रेजों ने कर्नाटक के नवाब और साथ ही साथ हैदराबाद के निज़ाम और मराठों को अपनी तरफ मिला लिया। उसके बावजूद भी इस युद्ध में विजय हैदर अली की हुई। विजय का ये मतलब था कि जो संधि हुई अंग्रेजों और हैदर अली के बीच में, उस संधि में सारी शर्तें हैदर अली ने तय की और हैदर अली ने जो जो शर्तें रखी वो सारी शर्तें अंग्रेजों ने मान ली। तो अंग्रेजों के लिए पहला आंग्ल मैसूर युद्ध हार के जैसा था, या आप कह सकते हैं कि इस युद्ध में हैदर अली की विजय हुई और अंग्रेजों की हार। ऐसा पहली और आखिरी बार हुआ जब किसी भारतीय शक्ति ने अंग्रेजों को हराया। तो आपको याद रखना है कि इस युद्ध में हैदर अली की विजय और अंग्रेजों की हार या कंपनी की हार, ठीक है। तो अंग्रेज हार गए और हैदर अली की विजय हुई। तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि एकमात्र शक्ति कौन सी है जिसने अंग्रेजों को हराया, तो वो है हैदर अली। और उसके बाद अंग्रेजों ने जब अपनी हार देखी तो अंग्रेजों ने हैदर अली के साथ एक संधि कर ली। इस संधि को हम एक नाम देते हैं, है ना, हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में एक संधि हुई है। इस संधि को हम कहते हैं मद्रास की संधि।
तो 1769 में 1769 में मद्रास की संधि हुई, ट्रीटी ऑफ मद्रास, और इस संधि की सारी शर्तें हैदर अली ने तय की और अंग्रेजों ने सारी शर्तें मान ली। और ये इस युद्ध में ये तय हुआ कि जब भी हैदर अली पर कोई अन्य शक्ति आक्रमण करेगी तो उस समय अंग्रेज जो है हैदर अली की मदद करेंगे या मैसूर की मदद करेंगे। लेकिन जल्द ही ये संधि केवल युद्ध विराम साबित हुई और जल्द ही अंग्रेज अपने वादे से मुकर गए। जब 1771 में हैदर अली पर जब मराठों ने आक्रमण किया तो अंग्रेजों ने बिल्कुल उसका हैदर अली का पक्ष नहीं लिया और हैदर अली का साथ नहीं दिया। एक तो ये बात, दूसरी बात कि दूसरी तरफ हैदर अली भी अपने वादे से मुकर गया, क्योंकि हैदर अली ने वादा किया था कि वह फ्रांसीसियों का साथ नहीं देगा। लेकिन अब हैदर अली ने क्या करना शुरू कर दिया कि वो फ्रांसीसियों को अपनी सेना में भर्ती करने लगा। इसके अलावा हैदर अली ने फ्रांसीसियों की मदद से एक बहुत बड़ा शस्त्रागार निर्मित किया था, डिंडीगुल एक जगह है ना दक्षिण में, वहाँ पर और भी बहुत सारे उसने ऐसे काम किए उसने, और बहुत सारी अन्य शक्तियों के साथ गठबंधन किए। बस अंग्रेजों को यही बात बुरी लगने लगी, तो इसीलिए आखिरकार अंग्रेजों और हैदर अली के बीच में एक दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध होने ही वाला था और जल्द ही दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, सेकंड। तो आप कहेंगे द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, है ना, अंग्रेजों के साथ मैसूर का युद्ध हुआ है इसलिए आंग्ल मैसूर युद्ध कह रहे हैं। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध सेकंड है ये युद्ध हुआ 1780 से लेकर 1784। इस युद्ध में भी हैदर अली की शुरुआत में विजय हुई और कई मोर्चों पर हैदर अली ने अंग्रेजों को हराया। लेकिन उसकी एक बुरी किस्मत ये हुई कि 1782 में पोर्टो नोवा नामक स्थान पर, एक पोर्टो नोवा एक जगह है, तो 1782 में पोर्टो नोवा नामक स्थान पर हैदर अली घायल हुआ और कुछ दिनों बाद उसकी मृत्यु हो गई। तो 1782 में पोर्टो नोवा के युद्ध में, या पोर्टो नोवा नामक स्थान पर, पोर्टो नोवो कहते हैं, पोर्टो नोवो नामक स्थान पर हैदर अली की मृत्यु। और जब हैदर अली की मृत्यु हो गई तो फिर द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को इसके बेटे टीपू सुल्तान ने आगे बढ़ाया। यानी कि अब मैसूर का नया सुल्तान या नया राजा कौन बन गया है? टीपू सुल्तान। और 1782 से लेकर और 1784 के शुरुआत तक, यानी कि लगभग फरवरी 1784 तक टीपू सुल्तान ने इस युद्ध को आगे बढ़ाया। लेकिन ना तो टीपू सुल्तान और ना ही अंग्रेज, दोनों को इस युद्ध से कोई लाभ नहीं दिख रहा था। दोनों दल लगभग हर मोर्चे पर बराबर साबित हो रहे थे और आखिरकार अंग्रेजों ने और टीपू सुल्तान ने देखा कि ये युद्ध जो है वो एक तरीके से नुकसानदायक ज़्यादा है, फ़ायदा कुछ हो नहीं रहा है, कोई निर्णय निकल नहीं रहा है। इसलिए अंग्रेजों ने और टीपू सुल्तान ने थक हार कर एक संधि कर ली, है ना। और इस संधि को हम कहते हैं, तो आप देखेंगे कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की जो संधि हुई है उसे हम कहते हैं 1784 में मंगलौर की संधि। ये संधियां बहुत पूछी जाती हैं। मैं आपको एक बता देता हूँ, एक दो क्वेश्चन बोल के, कि ये क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा सकते हैं। जैसे मंगलौर की संधि किस युद्ध का परिणाम थी, है ना, या फिर द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का परिणाम क्या निकला, तो उसमें ऑप्शन दिए होते हैं संधियों के रूप में। तो क्वेश्चन संधियों पे ज़्यादा पूछे जाते हैं कि मंगलौर की संधि, पुरंदर की संधि, सूरत की संधि, मद्रास की संधि, बहुत सारी संधि हैं, श्रीरंगपट्टनम की संधि। तो ये जितनी भी ट्रीटी हुई हैं वो ट्रीटी किस युद्ध का परिणाम थी, ये क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो इसलिए याद रखेंगे 1784 में मंगलौर की संधि हुई। मंगलौर की संधि की एक विशेषता और थी कि मंगलौर की संधि में टीपू सुल्तान और एक और गवर्नर था जिसका नाम था मैकार्टनी। तो मैकार्टनी और टीपू सुल्तान ने हस्ताक्षर किए। ये क्वेश्चन पीसीएस के एग्जाम में आया हुआ है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के परिणाम के तहत जो मंगलौर की संधि हुई उसमें किसने हस्ताक्षर किए थे अंग्रेजों की ओर से। तो आपको याद रखना है अंग्रेजों की ओर से मैकार्टनी था, और मैकार्टनी ने जब हस्ताक्षर किए या साइन किए या संधि की टीपू सुल्तान के साथ, तो इस संधि का विरोध किया उस समय के गवर्नर जनरल ने, जिसका नाम था वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग गुस्से में चिल्ला पड़ा और उसने कहा कि मैं दावे से कह सकता हूं कि मैकार्टनी निश्चित तौर पर मैसूर को और तो और दक्षिण भारत के साम्राज्य को खो देगा। तो एक तरीके से उस समय वारेन हेस्टिंग इसका विरोध कर रहा था। तो जाहिर सी बात थी कि अंग्रेजों के मिले जुले, है ना, राय थी इस युद्ध के बारे में या इस संधि के बारे में, तो इसीलिए जल्द ही एक और युद्ध होना तय था।
तो जल्द ही एक और युद्ध हुआ, क्योंकि अब एक नया गवर्नर जनरल आ जाएगा भारत में जिसका नाम होगा वॉरेन हेस्टिंग के बाद कॉर्नवालिस। तो कॉर्नवालिस ने सोचा कि या तो मैसूर को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाए या फिर मैसूर को अपने अधीन कर लिया जाए, है ना। दो ही तरीके थे, या टीपू सुल्तान को हटा दिया जाए बिल्कुल, या टीपू सुल्तान उसकी अधीनता स्वीकार कर ले। और जल्द ही तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का नंबर आया। तो अब देखेंगे हम तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध। ये तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1790 से 1792 के बीच में, है ना। अब देखो ये ध्यान रखेंगे कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि युद्ध काफ़ी टाइम तक चलते हैं, काफ़ी दिनों तक चलते हैं, ऐसा नहीं है। बात यह है कि झगड़े की शुरुआत होती है तो फिर बीच बीच में विराम होती है, युद्ध विराम हो जाता है, फिर दोबारा शुरू हो जाता है। यानी कि मैटर जब तक सॉल्व नहीं हो रहा है तब तक हम उसका टाइम पीरियड लिख लेते हैं। तो इसीलिए ये जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध है ये 1790 से लेकर 1792 तक चला। इस युद्ध में कॉर्नवालिस ने बहुत वीरता का परिचय दिया और कॉर्नवालिस बहुत जल्द ही श्रीरंगपट्टनम तक पहुंच गया। श्रीरंगपट्टनम जो थी वो वर्तमान में श्रीरंगपट्टनम पड़ता है कर्नाटक में, और श्रीरंगपट्टनम उस समय मैसूर की राजधानी हुआ करता था। तो श्रीरंगपट्टनम पर पहुंच गया कौन? कॉर्नवालिस। और मजबूरी में आखिरकार कॉर्नवालिस के साथ टीपू सुल्तान को संधि करनी पड़ी, यानी कि टीपू सुल्तान की इस युद्ध में बहुत बुरी हार हुई और टीपू सुल्तान को अंततः मजबूरीवश एक संधि करनी पड़ी। तो इस युद्ध का परिणाम क्या था? तो आप कहेंगे, तो ऐसे बोल सकते हैं हम कि टीपू की हार हुई, है ना, टीपू की हार और कॉर्नवालिस की विजय हुई। तो कॉर्नवालिस जीत गया और कॉर्नवालिस और टीपू सुल्तान के बीच में एक संधि हुई, है ना। कॉर्नवालिस और टीपू सुल्तान के बीच में एक संधि हुई। इस संधि को हम कहते हैं श्रीरंगपट्टनम की संधि। श्रीरंगपट्टनम की संधि, ये संधि टीपू सुल्तान के लिए बहुत ही अपमानजनक संधि साबित हुई, क्योंकि इस संधि के द्वारा टीपू सुल्तान को अपना आधा राज्य, है ना, लगभग आधा राज्य जो है वो देना पड़ा कॉर्नवालिस को, यानी कि अंग्रेजों को। और तो और 3 करोड़ रुपए क्षतिपूर्ति के रूप में देने पड़े अंग्रेजों को। और क्योंकि उसके पास इतना कैश नहीं था, नगद नहीं था, तो जब तक वो कैश नहीं चुका देगा तब तक ये तय हुआ कि टीपू सुल्तान के 2 पुत्र वो कॉर्नवालिस की सेवा में रहेंगे, यानी कि बंधक के तौर पर। तो एक तरीके से जब वो 3 करोड़ रुपए पूरी तरह चुका देगा, है ना, टीपू सुल्तान, तो उसके टीपू सुल्तान के बेटों को छोड़ दिया जाएगा कॉर्नवालिस के द्वारा। तो एक तरीके से बहुत ही अपमानजनक संधि का सामना करना पड़ा किसे? टीपू सुल्तान को। तो अब टीपू सुल्तान अपने आधे राज्य को खो बैठा है, अपमान भी बहुत हुआ है उसका। तो टीपू सुल्तान जैसा एक स्वाभिमानी व्यक्ति इतने अपमान को ज़्यादा दिन तक बर्दाश्त नहीं कर सकता था, और इसी वजह से उसने अपने जो और सहयोगी थे, या ऐसे कह सकते हैं कि अंग्रेजों के जो दुश्मन थे, तो लोग कहते हैं ना कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो वही चीज़ टीपू सुल्तान ने सोचा। और टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसियों से मदद की गुहार की, यानी कि फ्रांसीसियों के पास अपने दूत भेजे, उसने तुर्की में अपने दूत भेजे, है ना, कई चीज़ें की। वो फ्रांसीसियों को उसने अपनी सेना में भर्ती किया, फ्रांसीसियों की मदद से उसने नई नई चीज़ें शुरू की, अपने सैनिकों को उसने ट्रेनिंग दिलवाई फ्रांसीसियों से। तो कई चीज़ें वो फ्रांसीसियों की सहायता से कर रहा था। उधर अंग्रेज ये सब देख रहे थे। और कुछ टाइम बाद ही, कॉर्नवालिस के बाद, अगला गवर्नर जनरल जो आया भारत में, उसका नाम था वेलेज़ली। वेलेज़ली बहुत कम उम्र में गवर्नर जनरल बना था और बहुत ही साम्राज्यवादी किस्म का, या आप कह सकते हो कि विस्तारवादी नीति लेकर आया था वो भारत में। और इसीलिए उसका ये पूर्णता, ये निश्चय था कि वो मैसूर को पूरी तरह समाप्त करेगा। या तो मैसूर पूरी तरह समाप्त हो जाए, या फिर मैसूर वेलेज़ली की एक संधि अपना ले, जिसे कहते थे सहायक संधि। तो वेलेज़ली और टीपू सुल्तान के बीच में अब चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध होगा। यानी कि कुछ टाइम बीता श्रीरंगपट्टनम की संधि को, और श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में हुई, और 1792 की संधि के कुछ टाइम बाद ही, मात्र 7 साल बाद ही अगला आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। और इस आंग्ल मैसूर युद्ध को हम कहते हैं चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध, यानी कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। तो वही देखते हैं, चतुर्थ यानी कि चौथा, फोर्थ, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, और ये हुआ 1799 में। इस युद्ध में एक तरफ है टीपू सुल्तान और दूसरी तरफ है लॉर्ड वेलेज़ली। तो वेलेज़ली और टीपू सुल्तान के बीच में ये युद्ध हुआ, और इस युद्ध में टीपू सुल्तान अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की
रक्षा करते हुए शहीद हो गया और अंततः वेलेज़ली की विजय हुई। वेलेज़ली ने बड़े घमंड भरे शब्दों में कहा कि आज पूरब का साम्राज्य मेरे पैरों में पड़ा है, जब उसने टीपू सुल्तान को मार दिया तब। तो इसका मतलब ये था कि अब चौथा अंग्ल मैसूर युद्ध जब खत्म हो गया तो मैसूर पर अब अंग्रेजों का पूरी तरह अधिकार हो गया और मैसूर में बोडियार वंश के ही एक नाबालिग बच्चे को आखिरकार मैसूर का राजा घोषित कर दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। तो अब अंग्रेजों की कठपुतली के रूप में मैसूर में बोडियार वंश का एक नया शासक है और मैसूर ने ही एक संधि अपना ली जिसे हम सहायक संधि कहते हैं, जिसे वेलेज़ली ने शुरू किया था। तो वेलेज़ली की सहायक संधि को भी मैसूर ने अपना लिया। इस तरीके से तो याद रखेंगे, तो यहाँ लिख लेते हैं हम कि वेलेज़ली की विजय हुई और टीपू सुल्तान इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुआ, यानी कि मारा गया। तो कुल मिला के अंग्रेजों ने अपनी ये स्टेज भी पार कर ली। तो आप देखो, मैंने आपसे कहा था कि बड़े आसान तरीका है कि आप एकदम वीडियो गेम की तरह याद रखें। जैसे वीडियो गेम खेलते हैं कि अंग्रेज अपनी पहली स्टेज पार करते हैं, फिर दूसरी स्टेज पार करते हैं, फिर तीसरी स्टेज पार करते हैं और धीरे धीरे वो इस तरीके से जैसे वीडियो गेम में खेलते जाते हैं, ऐसे कर करके वो पूरा का पूरा गेम ओवर कर देते हैं और पूरी तरह भारत पर उनका अधिकार हो जाता है। तो हमने सबसे पहली स्टेज में देखा था कर्नाटक युद्ध, जो देखे थे हमने अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में हुए थे, पहली स्टेज थी वो। फिर हमने बंगाल देखा था, प्लासी और बक्सर, वो दूसरी स्टेज थी। और फिर तीसरी स्टेज में हमने क्या देखा है अब, आंगल मैसूर युद्ध, यानी कि आंगल मैसूर युद्ध के द्वारा अंग्रेजों ने मैसूर पर अधिकार कर लिया और उनका एक शक्तिशाली दुश्मन समाप्त हो गया। अंग्रेजों को मैसूर सबसे शक्तिशाली दुश्मन लगता था उस टाइम पे। तो इस तरीके से अंग्रेजों ने अपने सबसे शक्तिशाली दुश्मन को परास्त कर दिया। अब देखो, ये वाला टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है, लेकिन हम उससे पहले टीपू सुल्तान के बारे में कुछ अच्छी बातें देख लेते हैं। टीपू सुल्तान जो हैदर अली के बाद मैसूर का नया राजा बना था, इसके बारे में। दरअसल टीपू सुल्तान का जो सुल्तान नाम है ना, वो सुल्तान उसके बचपन से ही है। मतलब वो सुल्तान नाम उसके सुल्तान बनने के बाद नहीं लगा है, बल्कि ये सुल्तान उसके बचपन के नाम में ही जुड़ा हुआ है। तो टीपू सुल्तान एक कुशल सैनिक, कुशल योद्धा और कुशल राजा भी है। तो कई सारे साम्राज्यवादी इतिहासकार हैं, अंग्रेजी इतिहासकार हैं, जिन्होंने टीपू सुल्तान की तारीफ भी की है काफ़ी। और इसके अलावा भारतीय इतिहासकारों का भी कुछ ऐसा ही मानना है। टीपू सुल्तान उस समय था भारत में, उस समय राजा था जिस समय यूरोप में एक क्रांति हो रही थी जिसका नाम था फ्रांसीसी क्रांति। तो फ्रांसीसी क्रांति के समय टीपू सुल्तान भारत में क्या है, मैसूर का राजा है। तो जब उसे फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पता चला तो फ्रांसीसी क्रांति से वो बहुत प्रभावित हुआ। आपने सुना होगा फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है वो हुआ है 1789 में, यानी कि 1789 का फ्रेंच रेवोल्यूशन से टीपू सुल्तान बहुत प्रभावित था और इसीलिए टीपू सुल्तान ने उस क्रांति से काफ़ी चीज़ें सीखी और काफ़ी चीज़ें ग्रहण की। तो देखो, उसी क्रांति से रिलेटेड कुछ बात ध्यान रखनी है आपको। जैसे टीपू सुल्तान फ्रांसीसी क्रांति से इतना प्रभावित हुआ कि फ्रांसीसी क्रांति में जो नागरिकों के लिए चार्टर आया था, यानी कि सिटीजनशिप चार्टर आया था, तो उसमें जो नागरिक शब्द आया था और नागरिकों को अधिकार जो दिए गए थे, उसी वजह से टीपू सुल्तान स्वयं को नागरिक टीपू कह के बुलाता था। तो वो अपने नाम के आगे क्या लगाता था, स्वयं को नागरिक टीपू कहता था, स्वयं को नागरिक टीपू। ठीक है, एक तो ये बात। दूसरी बात कि टीपू सुल्तान ने फ्रेंच क्रांति से प्रभावित होकर श्रीरंगपट्टनम, यानी कि अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में एक स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था, है ना। क्योंकि आप जानते हैं कि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, फ्रांसीसी क्रांति, वो इन्हीं मुद्दों पे हुई है ना। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की भावना पे हुई है ना, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो उसी से प्रभावित होकर एक शब्द था स्वतंत्रता, तो उसी ने उसी शब्द के आधार पर श्रीरंगपट्टनम में एक स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। स्वतंत्रता का वृक्ष का मतलब कि स्वतंत्रता का वृक्ष कोई एक्स्ट्रा ऐसा कोई पेड़ नहीं होगा, इसका मतलब कोई बरगद या पीपल का पेड़ था, उसे उसने स्वतंत्रता का नाम दे दिया, यानी कि ट्री ऑफ फ्रीडम बोल दिया गया उसे। फिर ऐसी फ्रांस में जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे राजनीतिक दल होते हैं, बिल्कुल वैसे ही फ्रांस में कई सारे राजनीतिक दल होंगे। तो वहाँ के राजनीतिक दलों के जो नाम होते हैं वो क्लब के नाम पे होते हैं। तो वहाँ पर एक दल था जिसने फ्रांसीसी क्रांति को अंजाम दिया था, उस क्लब का नाम था जैकोबिन क्लब।
तो याद रखेंगे कि टीपू सुल्तान फ्रांसीसियों की सलाह पर या फ्रांसीसियों की रिक्वेस्ट पर जैकोबिन क्लब का सदस्य बन गया। तो ये ध्यान रखना कि टीपू सुल्तान जैकोबिन क्लब का सदस्य बना, या इसने जैकोबिन क्लब की सदस्यता ग्रहण कर ली। तो फ्रांसीसी क्रांति से रिलेटेड ये बात है। तो फ्रांसीसी क्रांति, एक तो क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है ना कि फ्रांसीसी क्रांति जब हुई उस समय भारत में मैसूर का शासक कौन था, या इनमें से कौन भारत में शासक था, ऐसे हो सकता है। तो याद रखेंगे टीपू सुल्तान उस समय मैसूर का राजा था। इसके अलावा टीपू सुल्तान के धार्मिक सहिष्णुता की भी बहुत बात की जाती है। कई लोग टीपू सुल्तान को धर्मांध मानते हैं, लेकिन उसके कई सारे उदाहरण ऐसे भी हैं जिससे पता लगता है कि उसने सभी धर्मों की रेस्पेक्ट भी की है। हालांकि वो कर्तव्य परायण या कट्टर मुस्लिम भी था, लेकिन उसने अन्य धर्मों की भी रेस्पेक्ट की है। जैसे उदाहरण के तौर पर कि एक बार ऐसा हुआ जब मराठों ने मैसूर पर आक्रमण किया और उस आक्रमण में श्रृंगेरी का एक मंदिर था, शारदा देवी का मंदिर, वो कई जगह से टूट गया उस आक्रमण में, उस हमले के दौरान। तो श्रृंगेरी के मंदिर के जो मुख्य पुरोहित थे उन्होंने टीपू सुल्तान से प्रार्थना की कि इसे दोबारा से बनवाया जाए। तो टीपू सुल्तान ने उस मंदिर को बनवाने के लिए दान दिए। इसके अलावा टीपू सुल्तान ने शारदा देवी की मूर्ति स्थापित करने के लिए भी बहुत सारा धन दिया मंदिर के पुरोहित को। तो ये उदाहरण से हमें पता लगता है कि टीपू सुल्तान अपने राज्य में रहने वाले अन्य धर्मों की भी रेस्पेक्ट करता है। इसके अलावा श्रीरंगपट्टनम जो राजधानी थी, वहाँ पर कई और भी मंदिर हुआ करते थे। उन मंदिरों में होने वाली पूजा पाठ पर टीपू सुल्तान ने कभी कोई विघ्न नहीं डाला और ना ही कोई रोक लगाई। और भी बहुत सारे ऐसे हमें बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं, क्योंकि हम वीडियो में इतना सब कुछ डिटेल नहीं कर सकते, तो इसलिए आपको अपने एग्ज़ाम के हिसाब से, देखो आप जो हमने पढ़ा है वो किसी भी वनडे एग्ज़ाम के लिए पर्याप्त है। इसके अलावा एसआई के लिए पर्याप्त है। इसके अतिरिक्त लोअर पीसीएस, आरओ, एआरओ के लिए भी एनफ है ना। भले ही चाहे सिविल सर्विस के एग्ज़ाम में कुछ और पूछा जा सकता है, लेकिन ये भी कम से कम 80% तक, है ना, आपके किसी भी एग्जाम के लिए, यानी कि सिविल सर्विस के एग्जाम के लिए भी एनफ है। तो इसलिए इसे करें पहले, उसके बाद फिर आप कोई टेक्स्ट बुक वगैरह पढ़ें और उस टेक्स्ट बुक में आपको और नई चीज़ें मिल सकती हैं, लेकिन थॉट और कॉन्सेप्ट और मुख्य बातें यही हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि अंग्रेजों ने इस तरीके से मैसूर का अंत कर दिया, ठीक है। और अब हम पढ़ने वाले हैं मराठों को, यानी कि अंग्रेज और मराठों के बीच में युद्ध होंगे और अंग्रेज अपनी चौथी स्टेज पार करेंगे। यानी कि अंग्रेजों का दूसरा प्रबलतम शत्रु कौन है? मराठे हैं। और अंग्रेज मराठों के साथ 3 युद्ध लड़ेंगे। पहला आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। और इन तीनों युद्धों के द्वारा, है ना, अंग्रेज मराठों को भारतीय साम्राज्य में जो उनकी हैसियत थी उससे अलग कर देंगे, या ऐसे बोल सकते हैं हम कि अंग्रेज मराठों को हरा देंगे और अब अंग्रेजों का प्रबलतम शत्रु मैसूर और मराठे दोनों खत्म हो जाएंगे। उसके बाद अंग्रेज फिर सिखों का नंबर लगाएंगे। तो इस तरीके से अंग्रेजों का 1848 आते आते ना पूरे भारत पर पूर्ण रूप से अधिकार हो जाएगा, है ना। तो अंग्रेज धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना करते जा रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज ये छोटा सा वीडियो हमने बनाया है इसलिए कि हम सोच रहे हैं कि छोटे छोटे वीडियो हों, जिससे कि आपको ज़्यादा हेडेक ना हो कि इतना लंबा वीडियो 50 मिनट 1 घंटे का वीडियो देखना पड़े। तो आप 20 मिनट 25 मिनट तो अपनी लाइफ में निकाल ही सकते हैं, है ना, किसी वीडियो को देखने के लिए। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। इसके बाद हम अगला वीडियो अभी अपलोड करेंगे जिसका नाम होगा आंग्ल मराठा युद्ध, या अंग्रेजों के द्वारा मराठों पर किस तरीके से अधिकार किया गया। तो अंग्रेजों की चौथी स्टेज देखेंगे, यानी कि अंग्रेज अपने अगले प्रबलतम शत्रु को कैसे हराएंगे। तो हम मराठों को देखेंगे, है ना, अगले टॉपिक में। तो आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।